नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोगा जी क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अपना एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक चल रहा था राजस्थान कला संस्कृति का। राजस्थान की चित्रकला हम पढ़ रहे थे। चित्रकला टॉपिक अपना हो गया था। आधा टॉपिक जो है कंप्लीट हमने कर लिया था और आज जो है इस टॉपिक को पार्ट 2 में हम जो है कंप्लीट करने वाले हैं भाई। इस टॉपिक को आज अपन पार्ट 2 के माध्यम से कंप्लीट कर लेंगे। तो एक बार सभी साथी जो है सेशन को शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ। ठीक है भाई। कौन कौन जुड़ गए चलिए बताइएगा कमेंट करके। कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं आप लोग और कैसी लग रही है आप सबको क्लासे। कंटेंट आपको पूरा एकदम एग्जाम अप्रोच के अनुसार दिया जा रहा है। फालतू की चीज़ें बिल्कुल नहीं बताई जा रही है। सीधा जहाँ से एग्जामिनर प्रश्न उठाता है उन्हीं पॉइंटों को जो है आपके लिए पेश किया जा रहा है और उन्हें बहुत ही शानदार रोचक आपको जो है सीधा याद हो जाए क्लास से ही। ऐसी ट्रिक्स और शब्दों की कनेक्टिविटी का यूज करके आपको याद करवाया जा रहा है। और टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होता है वैसे ही आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न की क्लास भी आपको दी जा रही है। तो कैसी लग रही है आपके लिए ये मेहनत हमारी और बताइएगा। चलिए फिर शुरू करें। जितने भी साथी जुड़ गए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और अपन ने जो है कहाँ तक कर लिया था आपको याद होगा। हमने जो है साथियों अपने उत्पत्ति की सबसे पहले बात कर ली थी। तो ये सारे पॉइंट जो है हो चुके हैं। जैसे हमने ये जयपुर की हस्तकला चित्रकला। जयपुर की चित्रकला के विकास के लिए जो संस्थाएं कार्य कर रही है उनके बारे में बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको याद करवाया था। आपको याद होगा जयपुर में कला व्रत और आयाम क्रिएटिव आर्टिस्ट है, ललित कला और जवाहर कला में काम करते हैं और वहाँ पर जो है पैग मारा करते थे। इस प्रकार से हमने इसको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से याद किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन आज ये सारे पॉइंटों को तो आप जो है पिछली क्लास से देख लीजिएगा। आज जो हम बात करेंगे कहाँ पर छोड़ा था हमने चलिए बताइएगा। मेवाड़ स्कूल अपना हो गया था। बिल्कुल सर। हमने छोड़ा था साथियों मारवाड़ स्कूल में भी अपने बीकानेर शैली और जैसलमेर शैली की बात हम कर रहे थे। इस पॉइंट पर हमने जो है क्लास को विराम दिया था और आज फिर से इस कंप्लीट करते हैं इस टॉपिक को और बहुत ही शानदार तरीके से आपको याद करवाते हैं। चलिएगा तो बात करते हैं किसकी सबसे पहले मारवाड़ स्कूल में अपने बीकानेर शैली की। बीकानेर शैली की बात करें साथियों तो इसका जो स्वर्ण काल रहा है बीकानेर शैली का। बीकानेर शैली के स्वर्ण काल की बात करें तो अनूप सिंह का काल रहा था। महाराजा अनूप सिंह का जो काल है वो जो है इसका स्वर्ण काल कहलाया। क्या कहलाया भाई? स्वर्ण काल कहलाया। कई बार आपसे पूछा जाता है एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है कि फलानी शैली का स्वर्ण काल किसके शासन काल को कहा गया। तो आपको सीधा याद रखना है अनूप सिंह के शासन काल को जो है अपने बीकानेर शैली का स्वर्ण काल माना गया है। इसकी विशेषता की अगर बात करें बीकानेर शैली की विशेषता की अगर मैं बात करूं तो अपने जो है बीकानेर शैली में उस्ता कला के चित्रकार हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। उस्ता कला के चित्रकारों को अच्छा क्या कहा जाता है आपके? उस्ता कला यहाँ पर देखने को मिलती है। उस्ता कला। उस्ता कला कहाँ पर की जाती है? तो ये जो है ऊंट की खाल पर की जाती है। उस्ता कला कहाँ पर की जाती है? ऊंट की खाल पर उस्ता कला की जाती है। सोने का चित्रांकन किया जाता है, उसमें रंग भरे जाते हैं। ठीक है, उसमें रंग भरे जाते हैं। और जो उस्ता कला के जो चित्रकार है वो क्या कहलाते हैं? वो उस्ताद कहलाते हैं। चित्रकार क्या कहलाते हैं? चित्रकारों को हम कहते हैं उस्ताद। चित्रकारों को हम क्या कहते हैं मेरे भाई? चित्रकार क्या कहलाए? उस्ताद कहलाए। किसके? उस्ता कला के। ठीक है, ऊंट की खाल पर सोने के चित्रांकन किया जाता है। ठीक है, आजकल तो बालों की कटिंग करके उसको भी जो है माना जाता है, लेकिन जो मुख्य उस्ता कला थी, चित्रकला थी, वो थी अपने ऊंट की खाल पर की जाती थी। ठीक है, बात करें और इसके बारे में तो देखो उस्ता कला के चित्रकार उस्ताद के चित्र बनाकर नीचे अपना नाम और तिथि लिखते थे। जैसे ही चित्रकार जो हुआ करते थे उस्ता कला के, वो चित्र बनाया करते थे। तो चित्र बनाते समय वो क्या करते, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है तो इस चित्र पर वो एक तो खुद का स्वयं का सिग्नेचर कर देते थे। जैसे मैंने चित्र बनाया है मान लो, तो मैं अपना जो है यहाँ पर सिग्नेचर कर दूंगा। मैं क्या कर दूंगा? सिग्नेचर कर दूंगा। और मैं यहाँ पर जो है आज की डेट लिख दूंगा। आज की
डेट मैं लिख दूंगा। ये इनकी मुख्य विशेषताओं में से एक विशेषता आती है। मेनली यही है कि चित्रकार क्या करते थे भाई साहब, चित्रकार जो है अपना नाम लिखते थे चित्र के नीचे और तिथि लिखते थे। ठीक है, अब देखो आपसे यहाँ से प्रश्न मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि प्रश्न कैसे बनता है चित्रकला से या हस्तकला से। तो इनसे सीधा सीधा आपसे चित्रकारों के नाम आपको दे दिए जाते हैं और उनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि फलाना चित्रकार जो है किस चित्र शैली से संबंधित रखता है। तो इन सब के लिए आपको जो है मैं याद करवाऊंगा, और याद करवाने के लिए देखिएगा ट्रिक है बहुत ही बढ़िया। पहले सबसे पहले तो जान लो, आपको दिखाई दे रहा होगा अपने जो चित्रकार है बीकानेर शैली के, उनको जान लेते हैं। तो देखो कौन कौन है भाई। एक तो है रुकनुद्दीन उस्ता, दूसरा है हसन हसन शंकर दास, उस्ताद अली, और अली राजा और रामलाल। अब इनको सीधा याद कर लो, या तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधा याद कर सकते हो आप। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें जो है अच्छा नहीं लगता है सीधा याद करना, उन्हें चाहिए शब्दों की कनेक्टिविटी। तो उसके लिए देखो सीधी सी बात क्या है कि रुको हसन उस्ताद अली राजा रामलाल पधार रहे हैं। रुको हसन, रुको हसन उस्ताद अली राजा रामलाल पधार रहे हैं। इतना याद करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आपको क्या कह रहा है कि भाई साहब रोक रहा है किसको, हसन को। क्यों रोक रहा है? क्योंकि उस्ताद अली राजा रामलाल पधार रहे हैं फिलहाल, है ना। उस्ताद अली राजा रामलाल पधार रहे हैं। तो इसको कैसे निकालोगे? इससे देखो सीधा सा आप हिसाब लगा लोगे। इससे अगर ये आपको याद होगा तो आप जो है सीधा सा ट्रिक में इनको जमा लोगे। देखो रुको हसन हमने लिया था, तो रुको से क्या ले लोगे? ये रुको शब्द दिखाई दे रहा है आपको, रुको से आपको रुकनुद्दीन उस्ताद जी ले लेंगे। रुको से क्या ले लोगे? रुकनुद्दीन उस्ताद। और ये है हसन उस्ताद, हसन उस्ताद यानी हसन शंकर दास, हसन से हसन शंकर दास ले लिया। फिर आपके अली राजा रामलाल, तो उस्ताद से अलग लेंगे अपन, ठीक है। हसन से तो हसन शंकर दास ले लिया, और उस्ताद से उस्ताद अली भी क्या है, चित्रकार है मेरे भाई। फिर हमने बात की थी किसकी, अली राजा, तो अली राजा से अली राजा ले लिया, और रामलाल से रामलाल ले लेंगे। रामलाल से क्या ले लेंगे? रामलाल ले लेंगे। इस प्रकार आपके जो है बीकानेर हस्तकला के जो सारे चित्रकार है वो आपको याद हो जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो कमेंट कर दीजिए, मैं जो है आपको अच्छे से लिख कर भी इनको याद करवा दूंगा, समझा दूंगा आपको। लेकिन यहाँ आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है मेरे हिसाब से, तो है ना। हाँ बिल्कुल सर दिखाई दे रहा है। तो बीकानेर शैली में सिर्फ इतना ही याद रखो, ठीक है। यहीं से आपके जो है प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं जैसलमेर शैली की। जैसलमेर शैली की बात करें साथियों, तो इससे एक महत्वपूर्ण पॉइंट निकल कर आता है कि इस शैली पर जो है किसी भी शैली का, किसी भी शैली का प्रभाव प्रभाव जो है नहीं पड़ा, नहीं पड़ा। किसी भी शैली का प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि आपके जैसलमेर में जाने के लिए आपको पता है लोहे के पैर चाहिए, है ना। तो इस शैली पर जो है किसी भी शैली का प्रभाव, अन्य किसी शैली का प्रभाव नहीं पड़ा। ये बात आप याद रखेंगे यहाँ से। और प्रारंभ जो है इसका हर्राज भाटिक के समय होता है। स्वर्ण काल की पूछी जाती है आपसे, तो स्वर्ण काल मूलराज द्वितीय का रहा है। तो अब इन नोट्सों को आप जो है साथ में लिखते चले। मैं तो कहता हूँ बहुत ही शानदार नोट्स है, आपको शॉर्ट नोट्स मिलने वाले हैं, और ये शॉर्ट नोट्स सीधे आपके एग्जाम में काम आने वाले हैं, क्योंकि आपके प्रश्न यहीं से बनते हैं। बाकी क्लास को लंबा चौड़ा करके दिखाया जाता है, फालतू की थ्योरी दी जाती है, तो वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। सीधा टू द पॉइंट जो एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। विशेषता की बात करें तो मूमल का चित्रण हम यहाँ पर जो है सर्वाधिक देखने को मिला है, और लोद्रोबा की राजकुमारी थी मूमल, आप सभी जानते हैं। मूमल को आप सभी जानते हैं साहब, ठीक है। चलिएगा, तो जैसलमेर और बीकानेर शैली में कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। चलिए, अब देखिएगा मारवाड़ स्कूल में सबसे महत्वपूर्ण आ जाती है, सबसे महत्वपूर्ण आपके किशनगढ़ शैली, अजमेर शैली, किशनगढ़ शैली, अजमेर शैली आ जाती है आपकी। कौन सी आ जाती है मेरे भाई? किशनगढ़ शैली आपके आ जाती है, और सबसे महत्वपूर्ण है। ज्यादातर प्रश्न आपको मारवाड़ शैली में से यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं। आप फोटो देखकर समझ गए होंगे ये फोटो किसका है। ये है वणी ठणी, वणी ठणी का।
अच्छा, वणी ठणी कौन थी? तो वणी ठणी जो है अपने राजा हुए कौन? सावन सिंह। सावन सिंह ने खुद को नागरी दास कहा। सावन सिंह को नागरी दास कहते हैं। और इनके शासन काल में इसका जो है स्वर्ण काल रहा था। किसका? किशनगढ़ शैली का। तो सावन सिंह जो है स्वयं को जो है भगवान श्री कृष्ण के भक्त मानते थे, स्वयं को भगवान श्री कृष्ण के दास मानते थे। अब देखो नागर का क्या मतलब होता है। नागर जो शब्द है ना, नागर, नागर का अर्थ होता है मेरे भाई कृष्ण, है ना। तो कृष्ण के दास स्वयं को ये मानते थे क्योंकि उनके भक्त थे। तो कृष्ण के दास यानी कृष्णदास, कृष्णदास तो कृष्ण को हटाकर उन्होंने क्या कर लिया? नागरी दास। उन्होंने कहा कि भाई मैं तो जो है कृष्ण भगवान का दास हूं, तो मुझे जो है नागरी दास से पुकारा करो अब। तो स्वयं का नाम क्या कर लिया? नागरी दास कर लिया। किसने? सावन सिंह ने। अच्छा, सावन सिंह की एक प्रेमिका थी जिनसे वो प्रेम किया करते थे, वो थी रसिक प्रिया। मूल नाम रसिक प्रिया था, बाद में जाके बनी ठनी कहा गया। मूल नाम था रसिक प्रिया। और रसिक प्रिया जो है एक नाचने वाली, नृत्य करने वाली महिला थी, जो कि सावन सिंह को अत्यधिक पसंद थी, प्रिय थी। लेकिन जब सावन सिंह जो है उस टाइम पे चित्रकला का जो चल रहा था चलन, तो सावन सिंह जो है एक व्यक्ति थे इनके दरबारी, दरबार में जो चित्रकला का काम किया करते थे, चित्रकार थे, वो थे मोरध्वज निहाल चंद। अब सावन सिंह ने क्या किया? सावन सिंह ने मोरध्वज निहाल चंद से कहा कि भाई मोरध्वज, मैं जो है अपनी प्रेमिका रसिक प्रिया का चित्र बनवाना चाहता हूँ, और तुम जो है उसका चित्र बनाओ और मुझे जो है निहाल कर दो एक प्रकार से, है ना। तो तब अपने जो निहाल चंद है, मोरध्वज निहाल चंद, ये कहते हैं कि सरकार मैं बना तो दूं चित्र, लेकिन आप जनता को क्या जवाब दोगे कि आप जो है एक राजा जो है एक नृत्य करने वाली महिला का चित्र बनवा रहा है, उससे प्रेम कर रहा है। तो तब निहाल चंद ने कहा कि मोरध्वज से कि आप जो है इसको राधा का नाम दे दो। क्या नाम दे दो भाई? यहाँ पर जो है हमें देखने को मिलता है ये चित्र जो है राधा के नाम से बनाया गया। राधा का चित्र बना रहे हैं क्योंकि मैं जो है कृष्ण भगवान का दास हूँ और उनकी भक्ति करता हूँ। तो आप जो है राधा के रूप में बनाना चित्र, आपको रसिक प्रिया का है, लेकिन आपको जो है उसको पेश करना है राधा के रूप में। ठीक है, तो ये कहानी थी इसकी। बाद में जाके इसको वणी ठणी कहा गया और भारत की मोनालिसा इसको कहा। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत की मोनालिसा किसने कहा? तो आपके आ जाते हैं एरिक डिक्सन। एरिक डिक्सन जो है एक चित्रकार थे, है ना। और ये जब भारत आए तो इन्होंने कहा, जब इन्होंने देखा वणी ठिणी यानी कि रसिक प्रिया का चित्र, तो इन्होंने कहा कि ये तो जो है भारत की मोनालिसा है। मोनालिसा को आप सभी जानते हैं, एक ऐसा चित्र था जो कि जिस जिस भी तरफ से आप उसको देखते उसकी विशेषता थी कि, और सबसे महंगा चित्र हम उसको कह सकते हैं, है ना। तो उसको जिधर से भी हम देखते थे तो उधर से ही हमको ऐसा लगता था जैसे हमें ही देख रही है, हमारी तरफ ही मुस्कुरा रही है ना। लेकिन उससे कहीं ज्यादा सुंदर अगर आप चित्र देखोगे मोनालिसा का, तो उससे कहीं ज्यादा सुंदर हमारी बनी ठनी का चित्र है। और उससे भारत की मोनालिसा कहा किसने? एरिक डिक्सन ने, उससे कंपिटेट करके। एरिक डिक्सन और फयाज अली इसे प्रकाश में लाते हैं। फैयाज अली और एरिक डिक्सन जो है प्रकाश में लेकर आते हैं। मोरध्वज निहाल चंद्र ने चित्र बनाया था। यहां से भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इस पर जो है डाक टिकट जारी किया गया था। क्या डाक टिकट जारी किया गया था? किस पर? बनी ठनी के चित्र पर। कब? तो 5 मई 1973 को 20 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था। यह बात भी आप याद रखेंगे मेरे भाई। ठीक है, अन्य चित्र की बात करें तो एक चित्र और देखने को मिलता है यहाँ पर अमरचंद के द्वारा। अमरचंद कौन है? चित्रकार है साहब, चित्रकार। अमरचंद ने जो है एक चित्र बनाया, चांदनी रात की संगोष्ठी। चांदनी रात की संगोष्ठी। अब देखो किशनगढ़ शैली जो है ना, इसमें इसकी एक ये विशेषता है कि इसमें जो है चांदनी रात दिखाई गई है, चांदनी रात दिखाई गई है। अब इस इमेज को अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा चांदनी रात की संगोष्ठी। इसमें जो है भगवान कृष्ण और उनकी लीलाओं को दिखाया गया है, उनके जो क्रीड़ाएं हुई बाल गोपाल की, उनको दिखाया गया है, और चांदनी रात में चांद को दिखाया गया है, इसलिए इसका नाम रखा चांदनी रात की संगोष्ठी। ठीक है, अब देखो सबसे महत्वपूर्ण, जिसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि चित्रकार हमेशा याद कर लेना भाई, हर एक शैली के चित्रकारों को रट लेना,
और इस तरीके से याद करना कि जो है कभी भूल ना पाओ, उनमें कोई कंफ्यूज होने की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जैसे किशनगढ़ शैली के चित्रकार है, अब इनको देखिएगा। किशनगढ़ शैली के चित्रकार हम देखें तो देखिए सबसे पहले तो इनके चित्रकार देख लेते हैं। देखो अमीर चंद है, मोर ध्वज निहाल चंद, छोटू, तुलसीदास है, धन्ना है, सवाई राम है, भंवरलाल, सूरजमल, सूरतराम, रामनाथ, सीताराम और वदन सिंह। अब इतने सारों को कैसे याद करोगे, उसके लिए मैं आपके साथ हूं। उसके लिए क्या करना है आपको, आपको एक कहानी देखनी है। कहानी क्या है कि एक व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति है, बहुत ज्यादा अमीर व्यक्ति। कौन है? मोर ध्वज निहाल चंद। अमीर निहाल चंद के मोर छोटे हैं। अमीर निहाल चंद के घर पर आप गए और आपने देखा, वहां पर क्या क्या देखा उसके बारे में आप बता रहे हो, या फिर कौन गया था? भंवरलाल गया था भाई साहब। एक व्यक्ति था भंवरलाल, वो जो है अमीर निहाल चंद के घर गया था और उसने वहां पर क्या देखा? उसने वहां पर देखा कि निहाल चंद के मोर तो छोटे हैं और उसके घर पर एक तुलसी का पेड़ लगा हुआ है, और उन्होंने देखा साथ में ही कि बहुत सारा धन पड़ा हुआ है, यानी धन सवाई है। सवाई का मतलब बहुत ज्यादा, है ना? तो धन सवाई देख लिया, तुलसी का पेड़ आपने देख लिया, और मोर जो है छोटे वहां पर देखे आपने। तो भंवरलाल ने जो है ढलते सूरज के समय, उस वक्त वो वक्त था ढलता हुआ सूरज, और ढलते सूरज के समय भंवरलाल ने क्या किया भाई साहब? राम राम किया। किसको राम राम किया? आपने राम राम बोलकर वदन सिंह को ये सब बताया था। किसको बताया? वदन सिंह को बताया था। क्या बताया था? वदन सिंह को जो है भंवरलाल ने ढलते सूरज के समय राम राम बोलकर बताया कि जो है अमीर निहाल चंद के मोर तो छोटे से है, और उसके घर पर तुलसी का पेड़ लगा हुआ है, और धन की कोई कमी नहीं, धन सवाई है। ठीक है, अब देखो इससे कैसे निकलेगा। अमीर निहाल चंद के मोर छोटे हैं, यानी अमीर से तो अमीर चंद ले लेंगे कि नहीं? अमीर से अमीर चंद बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अमीर चंद और निहाल के मोर, मोर से क्या ले लोगे भाई साहब? निहाल चंद के मोर, यानी मोर से मोर ध्वज और निहाल चंद से निहाल चंद, तो अमीर मोर ध्वज निहाल चंद हो गए। ठीक है, अमीर से अमीर चंद, निहाल चंद के मोर यानी मोर ध्वज निहाल चंद आपने बना लिया। और ये देखो छोटे शब्द जो आ रहा है, इससे हमारे चित्रकार निकल कर आएंगे छोटू जी, छोटू। और घर पर तुलसी का पेड़ है, यानी कि तुलसीदास भी क्या है? चित्रकार है। तुलसीदास भी कौन है? चित्रकार है। घर पर तुलसी का पेड़ है, ठीक है साहब। और धन सवाई है, तो इस धन से क्या ले लोगे? धन से मेरे भाई धन्ना बना लोगे। इस धन से क्या बना लोगे? इस धन से जो है आप धन्ना चित्रकार का नाम बना लोगे। सवाई से क्या बनाओगे? सवाई से जो है, सवाई से आपके सवाई राम चित्रकार बना लोगे, सवाई राम, है ना? फिर है आपके भंवरलाल, तो भंवरलाल तो स्वयं में चित्रकार है, तो भंवरलाल से तो भंवरलाल ही रहने दोगे। और ढलते सूरज के समय, यानी कि देखो भंवरलाल के बाद अपना क्या आ जाता है? ढलते सूरज के समय, तो सूरज से क्या बना लोगे? सूरज से आपके सूरत राम बना लोगे, और सूरज से ही आपके सूरज सूरजमल बना लोगे। सूरज से सूरजमल और सूरत राम दोनों शब्द बना लोगे ना? ठीक है, चलिए। सूरज के समय राम राम किया भाई साहब, राम राम बोला था कि नहीं? तो राम से, एक राम से तो क्या बना लोगे आप? एक राम से तो आपके बन जाएंगे कौन से? हमारे कौन? रामनाथ। एक राम से तो बना लोगे रामनाथ, रामनाथ, है ना? और एक राम से क्या बना लोगे आप? एक राम से बना लोगे सीताराम, सीताराम, है ना? ये दोनों क्या है भाई साहब? चित्रकार है। ठीक है, तो राम राम बोलकर बदन सिंह को बताया, तो बदन सिंह भी कौन है? चित्रकार है। किसका? किशनगढ़ शैली का। ठीक है, किशनगढ़, अजमेर शैली, किशनगढ़ शैली, इस शैली के चित्रकार आपको याद हो गए क्या? बताओ भाई, हो गए ना? चलिएगा, तो फिर बस मेरा मोटिव यही है, आपको जो है याद होनी चाहिए चीजें। अगला देखिएगा, नेक्स्ट अपने अब आ जाते हैं अपन हाड़ौती स्कूल पर। हाड़ौती स्कूल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बूंदी शैली को। हाड़ौती स्कूल में किसको पढ़ेंगे? बूंदी शैली को पढ़ने वाले हैं भाई। अब देखो बूंदी शैली की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है पशु पक्षियों के सर्वाधिक चित्र देखने को मिलेंगे। इस बूंदी शैली को
चित्रकला जो शैली है, चित्र शैली है, इसको जो है वर्ण शैली भी कहते हैं। वर्ण चित्र शैली, वर्ण चित्र शैली का नाम भी इसको दिया जाता है, क्योंकि इसमें जो है सर्वाधिक चित्र जो है पशु पक्षियों के देखने को मिले हैं। चित्रशाला का यहाँ पर एक निर्माण होता है, यहाँ से प्रश्न बनता है। देखो, चित्रशाला उम्मेद सिंह ने बूंदी के राजमहल में निर्माण कराया और इसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। उम्मेद सिंह को जंगली सुअरों का शिकार करते हुए इसमें दिखाया गया है। इस एक स्लाइड से, एक पॉइंट से, यहाँ से आपके कोई जो ये कॉलम बना हुआ है, इससे कई बार प्रश्न बन चुका है, तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेंगे आप सभी। ठीक है, क्या है इसमें? इसमें दे रखा कि भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। तो आपसे कई बार पूछा गया है आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी की एग्जाम में कि भाई साहब हमें बताओ भित्ति चित्रों का स्वर्ग किसे कहा गया है। तो उम्मेद सिंह ने जो है चित्रशाला का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? बूंदी के राजमहल में निर्माण करवाया था, और उसे हम क्या कहते हैं? भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं। अच्छा, भित्ति चित्र क्या होते हैं? तो भीत पर बनाए हुए चित्र, यानी कि दीवारों पर बनाए हुए चित्रों को क्या कहते हैं? भित्ति चित्र कहते हैं। और उनका स्वर्ग किसे कहते हैं? उम्मेद सिंह ने जो चित्रशाला बनवाई थी राजमहल में, उसको भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। और उन चित्रों में की विशेषता क्या थी? उनमें जो है उम्मेद सिंह को जंगली सुअर को मारते हुए, शिकार करते हुए दिखाया गया है। जंगली सुअर का शिकार करते हुए जो है उम्मेद सिंह को दिखाया गया है। ठीक है, अगला देखो। नेक्स्ट अपने इसकी विशेषता की अगर हम बात करें, तो देखो इसमें पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण हुआ है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। इसीलिए इसे जो है वर्ण चित्र शैली के नाम से जाना जाता है। वर्षा में नाचते मोर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं क्या? ये भाई साहब ऊपर से हो रही है वर्षा और ये मोर जो है नाच रहे हैं, तो मोरों के चित्र यहाँ पर दिखाई देते हैं। कबूतर है, बतख है, पशु पक्षियों का चित्रांकन और हाथियों की लड़ाई, और हाथियों की लड़ाई इस प्रकार से दिखाई गई है। ठीक है, प्रमुख वृक्ष याद रखना, खजूर का वृक्ष प्रमुख रहा है इसमें। किसका? खजूर का वृक्ष जो है प्रमुख माना गया है। प्रमुख स्थान की बात करें तो एक किला आता है बांसी दुगारी में। बांसी दुगारी में एक किला है बूंदी का, है ना, दुगारी का किला, जिसे चित्रकला शैली से संबंधित बताया गया है, क्योंकि वहां पर जो है जो भित्ति चित्र देखने को मिले हैं, उनमें जो है पशु पक्षियों की विशेषताएं देखने को मिली है, यानी कि कहीं ना कहीं अपने बूंदी शैली का प्रभाव देखने को मिला है। नेक्स्ट एक पॉइंट आ जाता है, यहां पर देखिएगा, ये पॉइंट है अपने जहांगीर ने बूंदी के शासक रतन सिंह हाड़ा को चित्रकला प्रेमी होने के कारण क्या दी? सर बुलंद राय की उपाधि दी। सर बुलंद राय की, बुलंद राय उपाधि। अच्छा, जहांगीर ने ही क्यों दी भाई? तो जहांगीर जो है स्वयं एक चित्रकला प्रेमी था, खुद चित्र बनाया करता था, खुद स्वयं जो है चित्र बनाया करता था। वो कहता था कि अगर उसे अपने आप में इतना अभिमान कहे या फिर कहे कि वो ज्ञानी था, वो कहता था कि आप जो है मुझे किसी भी चित्रकार का चित्र लेकर आ जाओ या उसमें मिक्स करके लेकर आ जाओ, लेकिन मैं जो है बता दूंगा कि इसका सर मुंह किसने बनाया है, इसकी नाक किस चित्रकार ने बनाई है, कौन सी शैली में इसको बनाया गया है, ये सब। तो भाई साहब इन्होंने क्या देखा कि हमारे जो है बूंदी के शासक रतन सिंह हाड़ा जी हैं, ये क्या करते हैं? चित्रकला प्रेमी है ना। तो इनको जो है सर बुलंद राय की उपाधि दे दी। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। तो आपसे सीधा पूछा जाएगा कि रतन सिंह हाड़ा को जो है सर बुलंद राय की उपाधि किसके द्वारा दी गई और क्यों दी गई? तो आप बता देंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए अब देखो इसके प्रमुख चित्रकार देख लेते हैं। इनको तो मैं याद करवाऊंगा। श्री किशन है, रामलाल है, सुरजन है, साधु राम है और अहमद अली। सीधा याद कर लोगे? चलो फिर कोई बात नहीं, सीधा याद कर लो। नहीं तो फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा बूंदी शैली के जो चित्रकार है उनको हम याद करेंगे। ट्रिक है बहुत ही शानदार और एक प्रकार से अच्छी बात है इसमें। देखो ट्रिक क्या है कि जब अली और साधु के सुर मिले, जब अली और साधु के सुर मिले, किसके? एक तो है अली, यानी कि हम कहे कि अगर अल्लाह और भगवान मिल जाए तो भाई साहब वो नज़ारा कितना अच्छा होगा देखने का, है ना। तो वही बात इसमें कही गई है कि जब अली और साधु के सुर मिल गए दोनों के, तो राम किशन भी मिले, तो राम किशन भी मिल जाएंगे। जब अली और साधु के सुर मिल जाएंगे तो राम किशन भी मिल जाएंगे, राम
और श्री कृष्ण भी एक साथ खड़े हो आपको दिखाई देंगे। कब? जब अली और साधु के सुर मिलेंगे, है ना। तो देखो इससे कैसे निकालोगे, देखो अली की बात करें, सबसे पहले ले लो भाई अली, अली से अहमद अली आप ले लोगे, साधु से साधु राम आप ले लोगे, सुर की बात करें तो सुर से सुरजन ले लोगे, है ना। और फिर राम किशन शब्द है, राम किशन से तो राम से तो क्या ले लोगे, इस राम से आप ले लोगे रामलाल, रामलाल, है ना, रामलाल। और किशन से जो है श्री किशन ले लोगे, क्या ले लोगे मेरे भाई, श्री किशन, है ना। श्री किशन जो है आपके ये हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, श्री किशन, श्री किशन, अभी ठीक है, श्री किशन, है ना। श्री किशन जो है चित्रकार हो जाएंगे। तो चारों चित्रकार आपको याद हो गए, डायरेक्ट याद हो गए तो अच्छी बात है। नहीं तो यहां से कर लो कि जब अली और साधु के सुर मिले तो भाई साहब राम किशन भी मिले, ठीक है, बूंदी में जाकर मिले, ऐसे भी कर लो इस ट्रिक को कि कहां पर मिलेंगे, बूंदी में जाकर मिलेंगे और वहां पर बूंदी का वितरण होगा, भंडारा किया जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपके देखिएगा, हाड़ौती स्कूल में हम बात करेंगे अब कोटा शैली की। कोटा शैली की जो प्रधानता है, मुख्य विशेषता है, वो है दोस्तों शिकार के दृश्यों की प्रधानता यहाँ पर देखने को मिलती है। शिकार के दृश्य जो है सर्वाधिक दिखाए गए हैं और शिकारों में भी राजाओं के साथ साथ रानियों को और महिलाओं को दिखाया गया है, वो भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो ये सारी विशेषता इनकी हो जाती है। आखेट प्रधान शैली है, कैसी है, आखेट प्रधान। आखेट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, आखेट का मतलब होता है शिकार करना, शिकार करना। आखेट का अर्थ क्या होता है, शिकार करना, यानी कि आखेट प्रधान शैली कहे या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि शिकार प्रधान शैली कौन सी है, तो आपके कोटा शैली हो जाएगी। और शिकार के सर्वाधिक चित्रण यहाँ पर देखने को मिले हैं, रानियों एवं नारियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है, किसमें, जो कोटा चित्रकला शैली एकमात्र ऐसी शैली है जिसमें जो है महिलाओं को शिकार करते हुए दिखाया गया है। बड़ी अच्छी बात भी है ना। अब देखो एक और महत्वपूर्ण पॉइंट आ जाता है यहाँ से कि ऐसी कौन सी शैली है, ऐसी कौन सी शैली है जिसमें जो है शिकार के जो चित्र हुआ करते थे उन पर पहली बार प्रतिबंध लगाया गया, प्रतिबंध लगा दिया। तो वो थी अपनी कौन सी, टोंक रियासत। टोंक रियासत ने जो है प्रथम बार जिसने अपने राज्य में शिकार के चित्र पर प्रतिबंध लगाया था, चित्रकार, है ना। तो प्रतिबंध क्यों लगाया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो है शिकार की जो ये प्रथा है ये आगे बढ़े और जो है वन के जो पशु पक्षी जो भी है पशुओं का शिकार किया करते थे तो उनका जो है खात्मा हो। एक प्रकार से हम देखेंगे, जो देखेंगे अगली पीढ़ी वही करेगी। तो वो देखते हैं कि भाई हम चित्रकार जो शिकार कर रहे हैं उसके चित्र बनवा कर हम रख रहे हैं और अगली पीढ़ी उन्हीं चित्रों को देखेगी तो वो भी शिकार करने जाएगी। तो इस प्रथा को रोकने के लिए जो है टोंक रियासत ने बड़ा अच्छा निर्णय लिया और उन्होंने कहा कि हम जो है हमारी रियासत में शिकार के चित्र कभी नहीं बनाएंगे, उन पर प्रतिबंध लगाएंगे, ठीक है। अब इसी में एक और बन जाता है पॉइंट आपके कि एक चित्रकार हुए कौन, डालू राम। एक चित्रकार हुए मेरे भाई डालू राम। डालू राम ने जो है चित्र बनाया था एक रागमाला सेट। और इस शैली का जो है ये भी एक विशेषता है कि रागमाला सेट बनाया करते थे। और रागमाला सेट वो भी आपके कोटा शैली का सबसे बड़ा रागमाला सेट कोटा शैली का है। तो आप कहेंगे कि डालू राम ने कोटा शैली का, कोटा शैली का सबसे बड़ा रागमाला सेट बनाया, रागमाला सेट बनाया। क्या बनाया मेरे भाई, सबसे बड़ा रागमाला सेट किस शैली में बना है, तो वो कोटा शैली में बना है। किसने बनाया, तो डालू राम के चित्रकार ने बनाया है, ठीक है। आगे देखो, यहीं से एक और आ जाता है पॉइंट आपके निकल कर कि झाला हवेली है एक, कौन सी, झाला हवेली कहां पर है, तो ये जो है झाला हवेली जो है हमारे कोटा में स्थित है, कोटा में स्थित है झाला हवेली। और यहाँ पर जो है आखेट के भित्ति चित्र प्रसिद्ध है यहाँ के, यानी कि शिकार के भित्ति चित्र। भित्ति चित्र मैं आपको समझा चुका हूँ कि भित्ति चित्र का मतलब क्या होता है मेरे भाई, भित्ति चित्र का मतलब होता है आपके दीवारों पर बने हुए चित्र, दीवारों पर बने हुए चित्र यहाँ पर
यहाँ के जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, तो झाला हवेली याद रह जाएगी कहाँ पर है, कोटा में है, और आखेट के लिए जो है भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे सीधा प्रश्न बने कि भाई साहब हमें बताओ कि आखेट के भित्ति चित्र के प्रसिद्धि के लिए, है ना, प्रसिद्ध के लिए कौन सी निम्न में से कौन सी हवेली प्रसिद्ध है, या फिर कहाँ की हवेली प्रसिद्ध है, तो आप जवाब दे देंगे झाला हवेली, जो कि कोटा में स्थित है। प्रमुख वृक्ष की बात करें तो खजूर का वृक्ष इसमें प्रमुख रहेगा। ठीक है, प्रमुख चित्रकार देखिए, देखो रघुनाथ है, गोविंद राम है, डालू राम है, लच्छी राम, नूर मोहम्मद। अब ये इन चित्रकारों को याद आपको शायद ही किसी ने करवाया हो, लेकिन मैं करवा रहा हूं, क्योंकि यहाँ से आपके सीधे प्रश्न बनते हैं और आप ज्यादातर उनको गलत करके आते हो। ठीक है, तो इनको याद करते हैं भाई। अब देखो, ये भी अपनी क्या है, कोटा शैली के बारे में ही हमने यहाँ पर लिया है। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो है यहाँ पर शिकार करती हुई महिलाओं को राजाओं के साथ, जैसे ये हमारे राजा मान लो आप, कौन, राम सिंह। कौन है ये है राम सिंह, राम सिंह। ठीक है, राम सिंह के साथ जो है रानी है, ये रानियां हैं, महिलाएं हैं जो आपको दिखाई दे रही है, ये जो है शिकार करते हुए दिखाई दे रही है कि नहीं। तो इस प्रकार के चित्र यहाँ पर देखने को मिले हैं। ठीक है, स्वर्ण काल की बात करें तो हम पढ़ चुके हैं, महाराज उम्मेद सिंह का शासनकाल रहा, शिकार में सर्वाधिक चित्रण और शिकार का चित्रण रहा, रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। खजूर के वृक्षों की प्रधानता है, ये आप खजूर के वृक्ष देख सकते हैं, इसमें जो है खजूर आपको दिखाई दे रहे होंगे, है ना, तो ये है खजूर का वृक्ष। ठीक है, तो अब सबसे पहले ये स्लाइड क्यों बनाई है आपके लिए, ये स्लाइड लिए है आपके लिए, एक तो ये इमेज आपको देना था, दूसरा आपको ट्रिक देनी थी। ट्रिक क्या है देखिएगा, ट्रिक है अपने, पहले तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं भाई, कौन कौन है उनके नाम जान लो। तो देखो, नूर मोहम्मद, रघुनाथ राम, लक्ष्मी राम, और गोविंद राम और डालू राम, है ना। इनको कैसे याद करोगे, देखो, मोहम्मद का नूर रघु से छीनकर गोविंद पर डालूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं भाई साहब मोहम्मद का नूर जो है रघु से छीनकर गोविंद पर डालने वाला हूं। क्या करने वाला हूं, मोहम्मद का नूर, मोहम्मद का नूर मैं रघु से छीन लूंगा और गोविंद पर डालूंगा। ठीक है, देखो कैसे आएंगे, मोहम्मद का नूर यानी कि नूर मोहम्मद समझ आ जाएगा, रघु से छीन कर यानी रघु से आप ले लोगे रघुनाथ, रघु से रघुनाथ बन जाएगा। वहीं आपके ये छीन कर जो शब्द है, इसको थोड़ा सा भाई आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, या फिर आपके दिमाग में कुछ खुरापात हो तो वो आप सेट कर लीजिएगा। छीन कर से मैंने लिया है लक्ष्मी राम, छीन कर से मैंने लिया है लक्ष्मी राम। ठीक है, गोविंद पर डालूंगा यानी गोविंद से गोविंद राम, और डालूंगा से डालू राम, डालूंगा से क्या ले लिया, डालू राम ले लिया। ठीक है, इन ट्रिकों को लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो फिर याद हो गई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने आ जाती है कौन सी, ढूढ़ाड़ स्कूल की बात कर लेते हैं। आमेर शैली हम सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, आमेर शैली से ही जो है प्रारंभ होता है, कछवाओं का जो राज शासन रहा वो आमेर में रहता है। तो देखो, प्रारंभिक काल की अगर मैं बात करूं तो जयपुर में एक स्थान है मौजमाबाद। कहां पर, ये मौजमाबाद है जयपुर में। ठीक है, यहां से जो है स्टार्टिंग होती है इसकी। मानसिंह का जन्म होता है यहाँ पर, मौजमाबाद में क्या होता है, मानसिंह, मानसिंह का जन्म स्थान है, जन्म स्थान, मानसिंह का क्या है, जन्म स्थान है भाई मौजमाबाद। ये कहां पर है, ये जयपुर में स्थित है। ठीक है, मानसिंह के समय जो है चित्रित ग्रंथों में एक प्रमुख चित्र, जो प्रथम चित्रित ग्रंथ मिला था हमें आमेर से, वो था साथियों यशोधरा। कौन सा चित्रित ग्रंथ था, तो वो था यशोधरा। यशोधरा जो चित्रित ग्रंथ था, ये प्रथम चित्रित ग्रंथ था अपने जो हमें मिला था वो है। ठीक है, इसमें क्या है, भगवान श्री कृष्ण और माँ यशोदा, है ना, नंदगांव के जो बाल लीलाएं हैं उनको दिखाया गया था। ठीक है, मुगल प्रभाव सबसे ज्यादा इसी पर रहा है, क्योंकि इन्होंने जो है सबसे पहले मुगलों से जो है वैवाहिक संबंध बनाए, अच्छे संबंध रखे थे, है ना। हाँ, तो मुगल प्रभाव तो किस पर सबसे ज्यादा, यहीं पर मुगल चित्रकला से सर्वाधिक प्रभावित शैली जो है अपने कौन सी हो जाएगी, आमेर शैली हो जाएगी। अब देखो, यहाँ पर एक पॉइंट आता है अपने क्या, एक
रज्मनामा। अब ये रज्मनामा क्या है? रज्मनामा जो है अकबर के लिए महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया था। रज्मनामा की प्रति तैयार की गई थी, कॉपी तैयार की गई थी महाभारत की, किसमें? फारसी भाषा में। अकबर जो है फारसी महाभारत को पढ़ना चाहता था, महाभारत को पढ़ना चाहता था, तो उसने जो है फारसी अनुवाद करवाया, है ना। तो फारसी अनुवाद में जो है महाभारत का एक प्रति तैयार की गई थी, कॉपी तैयार की गई थी। रज्मनामा का वैसे मत अपन देखें तो इसका जो है मतलब होता है रज्मनामा का युद्धों का वर्णन, का वर्णन। इसमें जो है महाभारत में आप ज्यादातर देखेंगे तो युद्ध की रणनीति वगैरह वो सिखाई जाती है, तो इसीलिए अकबर ने इसको देखा था। ठीक है, अब देखो इसकी बात करें तो स्वर्ण काल की बात कर लेते हैं। शुरुआत कहाँ से हुई? मानसिंह के जन्म काल से, मौजमाबाद से शुरुआत होती है। पहला चित्रित ग्रंथ हमें क्या मिला? यशोधरा मिला। ठीक है, स्वर्ण काल की बात करें तो मिर्जा राजा जयसिंह का काल जो है स्वर्ण काल रहा था। किसका? अपनी आमेर शैली का। इन्होंने रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी बेली नामक ग्रंथ अपनी रानी चंद्रावती के लिए बनवाए थे। अपनी रानी चंद्रावती के लिए बनवाए थे इन्होंने दो ग्रंथ बनवाए। कौन से? एक तो रसिक प्रिया, दूसरा आपके कृष्ण रुक्मणी बेली। कृष्ण रुक्मणी बेली ये ग्रंथ जो है अपनी रानी, कौन? इनकी रानी थी चंद्रावती, उसके लिए दो बनवाए थे। क्या? चित्र बनवाए थे। ठीक है, वही बात करें एक पॉइंट आ जाता है सूरत खाना का। पॉइंट क्या आ जाता है आपके? सूरत खाना। सूरत खाना क्या है भाई साहब? ये एक फैक्ट्री है। सूरत खाना क्या है? एक फैक्ट्री है चित्रों की। चित्रकार यहाँ पर जो है चित्र बनाया करते थे, विभिन्न प्रकार के चित्र। ठीक है, तो सूरत खाना की शुरुआत की थी जयसिंह प्रथम ने, जो है 36 कारखानों की स्थापना की। 36 कारखानों की स्थापना की। जैसे आभूषण बनाने के लिए अलग से कारखाना खोल दिया, साइड में ही कपड़ों के लिए अलग से कारखाना खोल दिया, है ना। चित्रों के लिए जो कारखाना खोला वो था, हमें नाम मिलता है उसका सूरत खाना। उसको नाम क्या दिया? सूरत खाना, क्योंकि वहां पर सूरत ही बनाई जाती थी। एक प्रकार से चित्र बना रहे तो सूरत बना रहे ना, है ना। तो सूरत खाना नाम दिया। ठीक है, जहां कलाकार जो है चित्र और लघु चित्र बनाया करते थे। लघु चित्र यानी छोटे बड़े सभी प्रकार के चित्र बनाया करते थे। गणेश पोल की बात करें तो आमेर में सवाई जयसिंह ने गणेश पोल का निर्माण करवाया था, जिस पर जो है जो भित्ति चित्र है वो बहुत प्रसिद्ध है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि आमेर के किस पोल पर, आमेर के किस पोल पर जो है सवाई जयसिंह ने भित्ति चित्रों का निर्माण करवाया था, जो कि भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा पोल है जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो आप याद रखेंगे वो पोल है गणेश पोल। और गणेश पोल पर जो है आपके जो कि भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला देखिए अपन ढूंढाड़ में ही अपने जयपुर शैली। इसमें प्रारंभ और आदमकद चित्रों के बारे में जो इसकी विशेषता है उनके बारे में जान लेते हैं। अपनी वही आमेर शैली, है ना। तो देखो इसकी प्रारंभ सवाई जयसिंह का काल होता है। इसका प्रारंभ जयपुर की स्थापना के साथ ही सवाई जयसिंह से माना जाता है। किसका? जयपुर शैली का। आमेर शैली हमने पढ़ ली, अब जयपुर शैली पढ़ेंगे। जयपुर शैली में आदमकद चित्र बनाए गए हैं, है ना। आदमकद का मतलब है कि ऊपर से लेकर जो यानी सर से लेकर जो है पैरों तक चित्रों में दिखाए गए हैं चित्र। ठीक है, सवाई जयसिंह से इसकी स्थापना जो है मानी जाती है, प्रारंभ माना जाता है। इनके चित्रकार हुए मोहम्मद शाह, जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया। किसने? अब ये प्रश्न कई बार बनाया भाई साहब, एक बार बना था आरपीएससी ने ये पूछा था। आरपीएससी ने जो है यहाँ से प्रश्न बनाया था, मोहम्मद शाह को जो है ऑप्शन में दिया था, है ना। तो इसको ध्यान रखना है, मोहम्मद शाह ने जो है भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया है। किस शैली में? जयपुर शैली में आ जाता है। ईश्वरी सिंह के काल की बात करें यहीं से, तो ईश्वरी सिंह के काल की अगर बात करें तो यहां पर हुए चित्रकार कौन? साहिब राम। साहिब राम ने क्या किया भाई साहब? बड़े व्यक्ति के चित्र बनाए, यानी आदमकद प्रोटेट चित्र बनाए। क्या बनाए? आदमकद चित्र बनाए, प्रोटेट चित्र बनाए, लाइफ साइज प्रोटेट चित्र बनाए। ठीक है, इनका मतलब है कि वो पूरे व्यक्ति का चित्र बनाया है, चाहे महिला हो या व्यक्ति हो, लेकिन पूरा बनाया है, उसको आधा अधूरा नहीं बनाया है। ठीक है, चित्रकार की बात करें तो चित्रकार लालचंद ने जो है जानवरों की लड़ाइयों के चित्र बनाए यहाँ से, है ना। तो कौन कौन हो गए चित्रकार? एक तो हो गया आपके कौन? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया। साहिब राम ने जो है आदमकद चित्र बना दिए।
वहीं पर लालचंद ने भाई साहब जानवरों की लड़ाइयों के चित्र यहाँ पर चित्रित किए। तो ये बात आपको समझ अच्छे से लेनी है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप जो है साथ में इनको नोट्स बना रहे होंगे। चलिएगा अगला देखिए, नेक्स्ट अपना आ जाता है क्या, जयपुर शैली में ही हम बात करेंगे किसकी, स्वर्णकाल और अद्वितीय विशेषता। यानी कि स्वर्णकाल की बात करें, जयपुर शैली के स्वर्णकाल की, तो सवाई प्रताप सिंह का जो काल रहा है वो जो है जयपुर शैली का स्वर्णकाल रहा था। और इसकी विशेषताओं की बात करें तो देखो, प्रमुख विशेषता में अपने पुरुषों के चेहरे पर चोट व चेचक के दाग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जब आप इनके फोटो देखोगे तो आपको दिखाई देंगे कि पुरुषों के जो चेहरे हैं उन पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं, चेचक जो बीमारी है उसके निशान दिखाई दे रहे हैं। कुरान प्रति शहजादियों का चित्र यहाँ पर दिखाई देता है। तो इसको भाई साहब इंपॉर्टेंट लगा लेना कि ये पूछा जा सकता है कि कौन सी शैली में कुरान प्रति शहजादियों का चित्रांकन देखने को मिला है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाती है। बड़े बड़े प्रोटेट आदमकद व्यक्तियों के चित्र हम पढ़ चुके हैं। भीति चित्रण पर परंपरा है कौन सी, आला गीला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आला गीला क्या है, आला गीला व लघु चित्रण जयपुर शैली की देन है। आला गीला और लघु चित्रण क्या है, जयपुर शैली की देन है। अब आला गीला आपको समझ आ रहा है कि क्या है। आला गीला मेरे भाई, जैसे कोई दीवार है, दीवार है उस पर अभी अभी प्लास्टर हुआ है, यानी कि गीला प्लास्टर है, प्लास्टर करते हैं ना अपन, तो वो क्या है, गीला है। और उस पर उसी समय चित्रांकन कर दिया जाता है, चित्र बना दिए जाते हैं, उसे कहते हैं हम क्या, आला गीला। आला गीला है ना, आला गीला चित्र उसको कहा जाता है, ठीक है। बात करें रंग और वृक्षों की, तो देखो इसमें प्रमुख रंग हरा प्रयोग में लिया क्योंकि मुगल प्रभाव था। प्रमुख वृक्ष की बात करें, पीपल और वट का वृक्ष यहाँ पर देखने को मिलता है। प्रमुख चित्रकार देखे, देखो साहिब राम है, मोहम्मद शाह, रामजी दास, घासीराम, त्रिलोक, हीरानंद और लालचंद। सीधा याद कर लोगे भाई, नहीं होंगे, क्योंकि इतने सारे चित्रकार हो गए, एक दूसरे में मिक्स होंगे, तो उनको कैसे रोकोगे सर। उनको रोकने के लिए आपके पास ये है ट्रिक्स का पिटारा, जो आपके हर शैली के लिए आपके चित्रकारों को याद करवाने वाला है। देखिएगा, जयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार हम देखेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से देखने वाले हैं। चलिएगा, देखो गोपाल साहिब चित्रकार आपने नाम देख लिए। अब देखो, गोपाल साहिब के साले राम लक्ष्मण जयपुर लाए गए। इसको ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, हम किसी का अपमान नहीं कर रहे, हम बस चीजों को याद करने के लिए शब्दों की कनेक्टिविटी बिठा रहे हैं। तो क्या है, गोपाल साहिब, गोपाल साहब है एक, है ना, गोपाल साहिब है, उसके साले, गोपाल साहिब के साले राम लक्ष्मण जयपुर लाए गए। उसके साले थे कौन, राम और लक्ष्मण, उनको जो है जयपुर लाया गया, ठीक है, उनको जो है जयपुर लाया गया, ठीक है। तो इससे आपको जो है ये याद होने वाले हैं। देखो कैसे, देखो गोपाल से तो क्या ले लोगे, गोपाल से मेरे भाई हमने ले लिया क्या, गोपाल दास, गोपाल दास दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। साहिब से क्या ले लोगे, साहिब से साहिब राम ले लोगे, साहिब से साहिब राम हमने ले लिया। वही बात करें गोपाल साहिब के साले, तो साले से एक व्यक्ति चित्रकार हुए कौन, सालिग्राम, सालिग्राम, है ना, दिखाई दे रहा होगा आपको शायद, अगर नहीं दे रहा है तो मैंने लिख दिया सालिग्राम, ठीक है। साले राम लक्ष्मण है ना, तो राम से रामदास, रामजी दास और रघुनाथ, तीन चित्रकार आपको लेने हैं। राम से रामदास ले लिया, रामजी दास ले लिया और रघुनाथ भी ले लिया। वही बात करें लक्ष्मण से, तो लक्ष्मण दास, और लाए गए तो भाई साहब आपने लालचंद भी तो पढ़ा था, जिसने जानवरों की लड़ाई के चित्र बनाए थे। लालचंद ने क्या बनाया, जानवरों की लड़ाई के चित्र। तो भाई साहब इसको भी आप याद रखेंगे, लाए से लालचंद याद कर लोगे, ठीक है। इन तीन पॉइंटों को जरूर याद रख लेना कि कौन कौन से मैंने आपको बताए थे। जैसे देखो यहाँ पर बताए थे ना, हाँ, मोहम्मद शाह को याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा अपने साहिब राम, जिसने बड़े आदमकद चित्र बनाए। तीसरा अपने लालचंद, जिसने जो है जानवरों की लड़ाई के चित्र बनाए। इन तीनों को याद कर लेना। बाकी ये तो आपको करवा ही दिए मैंने अच्छे से, उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गए ना भाई, नहीं है ना कोई दिक्कत अब। चलिए फिर आगे बढ़े, आगे देखेंगे ढूंढाड़ स्कूल में अपन अलवर शैली की बात करेंगे। अब किसकी बात करेंगे, अलवर शैली की बात करेंगे भाई। चलिएगा,
अलवर शैली की बात करें, देखो इसकी सबसे पहले हम बात करें कि भाई साहब इसका उदय कब हुआ, प्रारंभ कब हुआ। अलवर शैली का प्रारंभ की अगर मैं बात करूं, प्रारंभ की अगर हम बात करें साथियों, तो 1775 ईस्वी में जयपुर से अलग होकर राव प्रताप सिंह के समय, कब, राव प्रताप सिंह के समय जो है ये अस्तित्व में आती है। और इसमें जो है अस्तित्व में आती है, शिव कुमार और डालूराम चित्रकार को जयपुर से लाया गया। दो चित्रकार जयपुर से लाए गए, कौन, एक तो शिव कुमार था और एक था डालूराम, है ना, डालूराम और शिव कुमार, इन दोनों को जयपुर से लाया गया। 1775 की बात हो रही है, 1775 में डालूराम और शिव कुमार को जयपुर से लाया गया, है ना। किसके समय, तो प्रताप सिंह के समय, किसके समय, प्रताप सिंह के समय अस्तित्व में आती है कौन सी, अलवर शैली, है ना। अब देखो अलवर शैली के स्वर्ण काल की भी अगर बात करें, तो महाराजा विनय सिंह का जो काल था, शासन काल था, उसको जो है अलवर शैली का स्वर्ण काल कहा गया है। वही विनय सिंह जो है बलदेव नामक चित्रकार थे एक इनके, और उनसे चित्रकारी सीखा करते थे, खुद भी चित्रकारी करते थे, और उनसे इन्होंने कहा कि भाई मैं भी चित्रकारी करूंगा और मुझे जो है चित्रकारी सिखाया जाए। तो आ, इनके एक तो चित्रकार यहीं से निकल कर आ गए आपके बलदेव, है ना। बलदेव ने क्या किया भाई साहब, बलदेव का क्या काम था, बलदेव जो है विनय सिंह को चित्रकारी सिखाया करता था, और इसीलिए जो है इसकी इनकी इतनी रुचि थी, तो भाई साहब स्वर्ण काल इसको कह दिया इनके शासन काल को। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पर जो है अपनी जो ये जो चित्रकला शैली है, इसमें 3 पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं, 3 विशेषता है, प्रमुख विशेषता है, जिनसे हमें पता चलता है कि ये जो है अलवर शैली के चित्र हैं। एक तो आ जाता है गुलिस्ता, कामशास्त्र, योगासन और हाथी दांत पर चित्रण। देखो गुलिस्ता की बात करें तो विनय सिंह ने शेख सादी की गुलिस्ता को जो है जवाहरातों की स्याही से चित्रित कराया। बलदेव व गुलाम अली द्वारा निर्मित है ये, किसके द्वारा, बलदेव और गुलाम अली। विनय सिंह ने जो है शेख सादी की गुलिस्ता को जो है जवाहरात की स्याही, यानी सोने जवाहरात की स्याही बनाई गई, और उससे जो है गुलिस्ता निर्माण, गुलिस्ता का चित्रित किया गया। और चित्रकार कौन थे, तो एक तो बलदेव, तो आपको पता ही है विनय सिंह का जो फेवरेट चित्रकार था, उसी से तो सीखते थे, गुरु था एक प्रकार से। और एक थे गुलाम अली, इन दोनों के द्वारा गुलिस्ता चित्रित किया गया। वहीं आगे आ जाता है अपना काम शास्त्र। काम शास्त्र और योगासन के चित्र इसमें दिखाए गए हैं, महिलाएं योगा करती हुई दिखाई गई है, ज्यादातर काम शास्त्र के चित्र दिखाए गए हैं, है ना। काम शास्त्र आप सभी समझदार हो, समझ रहे हो बात क्या है ना। तो शिवदान सिंह के समय काम शास्त्र और योगासन के चित्र हमें यहाँ पर मिले हैं भाई। शिवदान सिंह के समय कामशास्त्र और योगासन के चित्र हमें अलवर शैली में देखने को मिले हैं। वहीं हाथी दांत का चित्रण यहाँ पर देखने को मिला है महाराजा मंगल सिंह के समय, किसके समय, मंगल सिंह के समय जो है मूलचंद और उदयराम ने जो है हाथी के दांत पर सूक्ष्म चित्रांकन किया, छोटा, यानी कि हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा छोटा चित्रांकन हमें हाथी के दांतों पर देखने को मिला है। हाथी के दांत जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हाथी, इस हाथी के दांत पर जो है चित्रांकन किया जाता था। ठीक है, किसके द्वारा, मूलचंद और उदयराम, मूलचंद और उदयराम किसके समय, मंगल सिंह के समय। चलिए आगे बढ़े। अब देखो अपन अलवर शैली की बात कर रहे हैं, तो ये आपके हाथी दांत हैं, हाथी दांत पर जो है आपको चित्रकारी दिखाई दे रही है। इस प्रकार की चित्रकारी, इस पर जो है डिजाइन बनाया जाता था, भगवानों के जो है देवताओं के, लोक देवताओं के जो है चित्र यहाँ पर बनाए जाते थे। ठीक है, गुलिस्ता, इस प्रकार का गुलिस्ता हुआ करता था जिस पर जो है जवाहरतों की साइज का प्रयोग किया जाता था। स्वर्णकाल महाराजा विनय सिंह, मैं बता चुका हूँ, बलदेव से चित्र बनवाना सीखते थे। ठीक है, विशेषता हमने बात कर ली, शेख सादी की गुलिस्ता को जो है जवाहरतों की स्याही से बलदेव व गुलाम अली ने जो है चित्रित किया। शिवदान सिंह के समय काम शास्त्र और योगासन के चित्र बने। मंगल सिंह के समय मूलचंद ने हाथी दांत पर सूक्ष्म चित्रांकन किया था। ये बातें अपन पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पर आपको जो है एचडी फोटो देखने को मिल गई। ये क्या है, ये है आपके गुलिस्ता, ये क्या है भाई, ये है गुलिस्ता, है ना। और गुलिस्ता क्या है, जो स्याही भरने का जो पात्र है उसमें, उस पर जो है हीरे जवाहरात इस प्रकार से जड़े रहते थे, इस प्रकार से डायमंड उन पर लगा दिए जाते थे। हाथी दांत आपने देख लिया। अब देखो सबसे पहले अलवर शैली के चित्रकार जिनके लिए हम इस स्लाइड पर आए हैं, राधे राधे आप सभी को, राधे राधे। इतना बड़ा दांत, बिल्कुल हाथी दांत इतना बड़ा ही होता है भाई, है ना।
बहुत बढ़िया भाई। देखिएगा, अब इनको याद कैसे करोगे? इनको याद करते करते तो आपके मुंह में पानी आने वाला है ना। बात ही कुछ ऐसी आप देख पा रहे होंगे। रसगुल्ले आपको दिखाई दे रहे हैं क्या? रसगुल्ले आपको दिखाई दे रहे हैं? रसगुल्ले देखिएगा, ये आपके रसगुल्ले है ना, खाने का मन हो रहा है। चलो देखो, सबसे पहले देखते हैं इनके चित्रकार। तो देखो, नंदराम है, सालिग्राम है, बलदेव है, छोटे लाल, गुलाम अली और जमुना दास। अब इनको सीधा याद कर लोगे। अब देखो ट्रिक, देखो ट्रिक क्या कह रही है। ट्रिक कह रही है कि भाई साहब, नंदू के साले, नंदू है, एक व्यक्ति है, मैं कहूं कि आप हो नंदू, और आपके साले का नाम है बलदेव, है ना। और बलदेव को जो है छोटे गुलाब जामुन पसंद है, छोटे गुलाब जामुन पसंद है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन आपके जो है प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे इस क्लास को कंप्लीट, जैसे ये क्लास कंप्लीट होती है अगला सेशन आपके जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का रहेगा। अब देखो, ये बात समझ आ गई ना कि नंदू के साले है कौन? बलदेव, और बलदेव को छोटे गुलाब जामुन पसंद है भाई साहब, बड़े गुलाब जामुन नहीं खाता वो, है ना। तो इसी से निकालेंगे अपन। देखो, नंदू से क्या ले लोगे? नंदू से मेरे भाई बन जाएगा आपके नंदराम। सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है क्या नंदराम? नंदराम दिखाई दे रहा है क्या? एक बार कमेंट करके बताओ आपको यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं, है ना। चलिएगा, नंदू से हमने बना लिया नंदराम, नंदराम, और साले से क्या बना लेंगे? सालिग्राम, अभी हमने बनाया था। बलदेव से, बलदेव स्वयं में एक चित्रकार है, को छोटे गुलाब जामुन पसंद है, यानी छोटे से भाई साहब छोटे लाल हो जाएंगे। छोटे से क्या ले लेंगे? छोटे लाल हो जाएंगे। और भाई साहब गुलाब जामुन, यानी कि गुलाब से गुलाम, गुलाब गुलाम आ रहा है, बोलने में आ रहा है ना, गुलाब से गुलाम, तो गुलाम अली। और जामुन पसंद है, यानी कि जमुना दास, जामुन से क्या ले लोगे? जमुना दास। इन ट्रिकों को लिख लेना मेरे भाई, आपके बहुत काम आने वाली है। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी अलवर शैली, है ना। चित्रकार याद हो गए होंगे अच्छे से। चलिए, अगला देखते हैं अपने कौन सी। डुनाड स्कूल में शेखावटी आ जाती है, जिसे हम ओपन आर्ट गैलरी के नाम से जानते हैं। और इसी के साथ हम पढ़ेंगे उनियारा शैली, इसी के साथ हम पढ़ेंगे उनियारा शैली। देखो, शेखावटी शैली की अगर बात करें तो 19वीं शताब्दी की हवेलियां जो है भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। 19वीं शताब्दी की जो हवेलियां वो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्र आपको पता है, भित्ति चित्र किसे कहते हैं भाई साहब? दीवारों पर बने हुए चित्र, है ना। कत्थई, नीला और गुलाबी रंगों की इसमें प्रधानता देखने को मिलती है। कौन कौन से रंग? तो एक तो कत्थई रंग है, एक नीला है, और आपके गुलाबी रंगों की प्रधानता देखने को मिलती है। देखो, यहां पर आप समझेंगे, एक तो होता है क्या, आ, सूखी दीवार पर चित्रांकन करना, और एक होता है आपके गीली दीवार पर चित्रांकन करना। इसकी दो विशेषता है। आला गीला जो शब्द आया था, मैंने आपको बताया था, वो यही है। देखो, अगर हम जो है किस पर अब सूखी दीवार पर अगर प्लास्टर हो, प्लास्टर किया है दीवार पर और वो सूख गया है प्लास्टर, तो उसको तो कहेंगे क्या? फ्रेस्को बुनो, है ना। फ्रेस्को बुनो क्या है? फ्रेस्को बुनो जो है आपके दीवार पर सीधा चित्रांकन किया जाता है भाई। दीवार बन गई, ठीक है, सूख गया प्लास्टर, उसके बाद में उस पर चित्रांकन करना फ्रेस्को बुनो कहलाता है। वही आला गीला की बात करें, यानी आला गीला की बात करें, है ना, सॉरी, बिन बुनो नहीं है ये, फ्रेस्को सेको कहते हैं। ठीक है, फ्रेस्को सेको, ठीक है, सूखने के बाद। और अगर गीली दीवार है, यानी प्लास्टर अभी अभी ताजा ताजा हुआ है और उस पर चित्रांकन किया जा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको फ्रेस्को बुनो या फिर आला गीला नाम दिया जाता है। ये कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपके आला गीला पद्धति, आला गीला पद्धति। ठीक है, अब देखो, उनियारा शैली जयपुर और बूंदी का जो मिश्रण है, उनियारा शैली में जयपुर और बूंदी का मिश्रण देखने को मिलता है। तो इनके जो चित्रकार हैं उनको भी याद कर लो। कैसे याद करोगे? देखो, इनके चित्रकार कौन कौन है? काशीराम, राम लखन, भीमा और धीम, भीम और धीमा, भीम और धीमा, है ना। ठीक है, तो इनको कैसे याद करोगे? इनको सीधा याद कर लो। देखो, काशीराम तेरा भीम धीमा है, काशीराम, काशीराम तेरा भीम धीमा है, ऐसे याद कर लो। ठीक है, तो काशी से काशीराम ले लिया, तेरा, तेरा भीम, भीम का मतलब है भीम, है ना, और धीमा से धीमा। ठीक है, राम से क्या ले लोगे? राम लखन भी तो आ जाएगा। काशीराम, एक तो काशी से काशीराम ले लिया, और आपके जो है राम से राम लखन भी तो ले लोगे। राम लखन काशीराम भीम और धीमा,
चारों याद हो गए। चलिए अगला देखेंगे। नेक्स्ट अपने विशेष कला पद्धति की बात करें तो कुछ ऐसी कलाएं, चित्रकलाएं हैं जिनकी जो विशेष है अपने आप में ही, तो उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। वो है हमारे, एक आ जाती है कजली चित्रकला। कौन सी मेरे भाई? कजली चित्रकला। कजली चित्रकला। कजली चित्रकला की बात करें तो इसमें जो है नाम से ही आपके स्पष्ट होता है कि इसमें काजल का प्रयोग किया जाता है। कजली में मतलब काजल का प्रयोग किया जाता है। तकनीकी की बात करें तो चित्र बनाते समय ब्रश का प्रयोग नहीं किया जाता है बिल्कुल भी, और हाथों से चित्रण किया जाता है। यानी कि एक जहां पर भी आप चित्र बना रहे हो उस पर ऑब्जेक्ट पर जो है काजल को डाल दिया जाता है। उसके बाद में जो है उंगलियों से, हाथों से चित्र बनाए जाते हैं इस प्रकार से, जैसे ये वो है तो इसको जो है काट के और ऐसे ऐसे चित्र बनाए जाते हैं। समझ सकते हो आप बात को, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे मेन पॉइंट याद रखेंगे कि जो है ब्रश का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ऐसी कौन सी चित्रकला शैली है? तो वो आ जाएगी अपनी कजली चित्रकला, जिसमें जो है ब्रश का प्रयोग नहीं किया जाता, हाथ से जो है चित्रकला की जाती है। बात करें किसकी? लघु चित्रकारी की। तो देखो लघु चित्रकारी की विशेषता की बात करें तो छोटी वस्तुओं जैसे कि हाथी दांत पर सूक्ष्म चित्रांकन करना क्या कहलाती है? ये हमारी लघु चित्रकला कहलाती है। मुगलों की देन है। ये किसकी देन है? लघु चित्रकला मुगलों की देन हो जाती है। प्रमुख व्यक्तित्व की बात करें तो तिलक गीताई जी को जो है इस लघु चित्रकला के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। किसको? तिलक गीताई को। तिलक गीता को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है किसमें? लघु चित्रकला में। ठीक है, चलिए अगला। अब आपके जो है चित्रकला सारी कंप्लीट हो गई है। चारों स्कूल जो थे वो मैंने आपको अच्छे से याद करवा दिए, उनके सारे चित्रकार याद करवा दिए। अब कुछ टेबल हैं जो महत्वपूर्ण हैं आपके रिवाइज करने के लिए है, इनको रिवाइज कर लेते हैं। देखिएगा, चित्रकला की मास्टर रिवीजन सारणी आपके सामने पेश है, जिसमें हम बात करेंगे इधर तो आपको दे रखे क्या चित्रकला दे रखी है, यानी एक प्रकार से चित्र दे रखे है ना, और इधर जो है कौन सी शैली से संबंधित है, ये आपसे सीधा प्रश्न बनाता है। यहाँ से आपको इस सारणी से ही प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। क्या है मेरे भाई? श्रावक प्रतिक्रमण, सूत्रचूर्णी, सुपासना, चर्यम और चौर पंचाशिका। इन सब के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है, कहानियां बताई है इन सब की, और अच्छे से याद करवाया है। तो ये किस शैली से है? मेवाड़ शैली से है। वहीं बात करें कलीला दमना और मुल्ला दो प्याजा और चितेरों की ओवरी, ये जो है उदयपुर शैली से संबंध रखते हैं। वही पिछवाई कला जिसमें रासलीला यानी कि कृष्ण लीला दिखाई जाती है। क्या दिखाई जाती है मेरे भाई? कृष्ण लीला लीला दिखाई जाती है। ठीक है, कहाँ की? नाथ द्वारा की। ठीक है, आगे बात करें मूमल दे, निहाल दे, कल्याण रागनी, ये आपके जोधपुर मारवाड़ शैली से संबंधित हो जाएगी। वणी ठणी, चांदनी रात की संगोष्ठी, ये आपके किशनगढ़ शैली से संबंधित हो जाएगी। अभी पढ़ के आए अपन, तो इसका जो है आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इनको जो है शॉर्ट नोट के तरीके से एक प्रकार से स्क्रीनशॉट लेकर मैं तो कहूंगा अपने फोन के ऊपर जो है वॉलपेपर लगा लेना, और यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। रागमाला सेट जो कि सबसे बड़ा सेट है, कोटा शैली से संबंध है। राग दीपक, रागिनी भैरव, ये जो है आपके बूंदी शैली से संबंधित हो जाएगी। विहारी सत्सई और रसिक प्रिया और भागवत पुराण, ये अपने जयपुर शैली, जयपुर आमेर शैली से संबंधित हो जाएगी, है ना। भागवत पुराण का जो है फारसी शैली, फारसी भाषा में जो है अनुवाद करवाया था, प्रति कॉपी बनवाई थी किसने? अकबर के द्वारा, वो हुआ है ना रजमनामा। शेख सादी की गुलिस्ता, जवाहरातों की स्याही कहाँ पर? अपने अलवर शैली अभी पढ़ के आए हैं। ढोला मारू चावंड शैली से संबंधित 1592 में, और जोधपुर शैली जो है ऊंट की पीठ पर आपको जो है जो चित्रांकन किया जाता है, उस्ता कला जिसे कहते हैं, वो दिखाई देती है। ठीक है, तो ये इस सारणी का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत ही अच्छी सारणी है आपके लिए। ठीक है, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलिए अगली देखिए, नेक्स्ट सारणी आ जाती है आपके वृक्ष और पशु पक्षी, यानी कि विशेषताओं से अगर प्रश्न बनता है तो ये 4-5 जो सारणी में दे रहा हूं ना, यहाँ से आपके प्रश्न कवर हो जाएंगे। देखो उदयपुर शैली की बात करें तो इसमें कदम का वृक्ष मुख्य रहा है, और पशु पक्षी इसमें नहीं है। उदयपुर शैली में कदम का वृक्ष है। नाथ द्वारा शैली की बात करें तो इसमें जो है केले का वृक्ष देखने को मिला है, और गाय के जो है दिखाई गई है। गाय यानी कि भगवान श्री कृष्ण, है ना। नाथ द्वारा शैली याद है ना, भगवान श्री कृष्ण के नाथ की लीलाओं के बारे में बताया गया है, तो गाय तो आएंगी, ग्वाले भी आएंगे, है ना। प्रकृति का जो दृश्य अधिक दिखाया गया है। जयपुर शैली की बात करें तो जयपुर शैली में जो है आम और वट के
वृक्ष जो है दिखाए गए हैं। जोधपुर है ना, तो जोधपुर में आम आम, जोधपुर में क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा, है ना। बूंदी शैली में खजूर के वृक्ष, और बूंदी में आपके नाचते मोर, हाथी, जंगली पशु पक्षी, ये सब दिखाए गए हैं। कोटा शैली की बात करें तो खजूर का वृक्ष हो जाएगा। कोटा और बूंदी दोनों जगह क्या है, खजूर के वृक्ष हो जाएगा। और कोटा में आपके शिकार के दृश्य दिखाए गए हैं। शिकार में भी महिलाओं को जो है साथ में शिकार करते हुए दिखाया गया है। जयपुर शैली में आपके पीपल और वट का वृक्ष आ जाएगा। जानवरों की लड़ाई और आदमकद चित्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं भाई, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला देखो, नेक्स्ट अपने मास्टर सिंथेसिस यानी रंग और स्वरूप को लेकर विशेषताएं हैं, है ना। तो देखो, उदयपुर शैली में पीला, हरा, नीला और सफेद रंग प्रयोग किया गया है। उदयपुर शैली में क्या किया गया है, पीला, हरा और नीला, सफेद रंग। विशेषता पहचान क्या है, तो अटपटी पगड़ी यहाँ पर देखने को मिलती है, चितेरों की ओवरी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। नाथद्वारा शैली में हरा, पीला रंग और प्राकृतिक जो रंग है उनका प्रयोग किया गया है। पिछवाई चित्रण, कृष्ण लीला यहाँ पर देखने को मिलती है। जोधपुर शैली की बात करें तो लाल पीला रंग हो जाएगा। बादामी सी आंखें जोधपुर शैली में देखने को मिलती है महिलाओं की। ऊंची पाग और पंचतंत्र की जो कहानियां हैं उन पर चित्र बनाए गए हैं। कोटा शैली की बात करें तो नीला और हरा शब्द जो रंग है वो देखने को मिलता है, रानियों के द्वारा शिकार करते हुए दिखाया गया है। जयपुर शैली में हरा रंग है। चेहरे पर चेचक और चोट के दाग यहाँ पर देखने को मिले हैं। आली गाला जो पद्धति है वो भी यहीं से विकसित हुई है। अलवर शैली की बात करें तो योगासन, हाथी दांत पर चित्रांकन, जवाहरतों की स्याही, है ना, कामाशास्त्र के जो चित्र है वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, चलेगा। अब बात करते हैं साथियों अपने विभिन्न शैलियों के स्वर्णकाल याद कर लेते हैं। स्वर्णकाल सीधा इसी सारणी से याद कर दो, बहुत ही अच्छी सारणी है। एक साथ आपको सभी स्वर्णकाल देखने को मिल गए, ठीक है। अलग अलग जगह पर आप देख रहे थे तो आपको याद करने में समस्या हो रही थी, अब एक साथ देख लो, क्योंकि ये सीधे डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इनको जो है टेबल के अनुसार आपको दिया है। उदयपुर शैली जो है महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल में स्वर्णकाल रहा। चावड़ शैली का महाराणा अमर सिंह प्रथम का काल जो है स्वर्णकाल रहा। वहीं जोधपुर शैली की बात करें तो महाराजा मानसिंह का काल जो है स्वर्णकाल रहा। कोटा शैली महाराज उमेद सिंह का काल रहा स्वर्णकाल। आमेर शैली मिर्जा राजा जय सिंह हो जाएंगे। जयपुर शैली के सवाई प्रताप सिंह और अलवर शैली के महाराजा विनय सिंह का जो समय था वो हो जाता है स्वर्णकाल। राजस्थानी चित्रकला का यह वर्गीकरण और ऐतिहासिक विकास इसकी सांस्कृतिक समृद्धि और कलात्मक विविधता का अद्वितीय प्रमाण है। ठीक है साहब, तो मेनली इनको सीधा सीधा आपको याद रखना है, स्वर्णकाल, ठीक है। चलिए अब देखो, अब ये एक लास्ट है जिसको आपको याद रखना है भाई साहब। चित्रकला के जो जनक हैं ये भी आपसे पूछे जाएंगे और इनको सीधा सीधा आपको टू द पॉइंट याद रखना है। क्या हो जाएंगे, देखो, प्रथम चित्रकार की बात करें तो श्रृंगधर, जो कि मरु प्रदेश के राजा थे। सील के दरबार, राजा सील के दरबारी थे कौन, श्रृंगधर, जो कि क्या थे, प्रथम चित्रकार माने गए हैं। राजस्थानी चित्रकला का जनक अगर माना जाए तो किसे, महाराणा कुंभा को जो है राजस्थानी चित्रकला का जनक माना गया है। कई बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत की चित्रकला का जनक राजा रवि वर्मा। आधुनिक भारतीय चित्रकला का पितामह की बात करें तो अवनीनंद्र नाथ ठाकुर हो जाएंगे, अवनीनंद्र नाथ ठाकुर हो जाएंगे। आधुनिक राजस्थान की चित्रकला का जनक, देखो, राजस्थान की चित्रकला का जनक महाराणा कुंभा और आधुनिक राजस्थान की चित्रकला का जनक मास्टर कुंदन लाल मिस्त्री जी थे। और आधुनिक प्रयोगवादी चित्रकार की बात करें तो परमानंद चोयल जी रहेंगे। कौन, आधुनिक प्रयोगवादी चित्रकार। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चित्रकार थे जो आपको आने चाहिए इनके बारे में, ठीक है। तो मुझे लगता है आज की जो अपने जो टॉपिक था चित्रकला का, ये अब जो है कंप्लीट हो चुका है और अब जो है समय हो गया आपकी प्रतिक्रिया देने का। बताइएगा मेरे भाई, कैसी आपको जो है सेशन रहा, आपको याद हुए या नहीं। क्योंकि मेरा एक ही सिद्धांत है कि आपको जो है मोटिव जो मैंने बनाया है कि बच्चों को जो है याद होनी चाहिए, और उसके लिए मैं मेहनत आपके लिए करता हूँ। कंटेंट को इस प्रकार से तैयार करता हूँ कि आपको जो है बोरियत भी फील ना हो और आपको जो है क्लास में ही याद हो जाए। अब नेक्स्ट सेशन हम जो लेंगे वो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का, इसी टॉपिक के जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर लेंगे, ताकि आपको जो है और ज़्यादा, यानी एक टॉपिक को जो है अपनी क्लासों से आप 100% उसको क्लियर कवर कर सको, ठीक है। बाकी
नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लेकर आना है वो मैं आप पर ही छोड़ता हूँ। कोई सा भी टॉपिक आप बता दीजिए जिसमें आपको सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है, उसी टॉपिक को हम जो है आसान भाषा में आपके लिए कवर करवाएंगे। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं उस हिसाब से ले आऊँगा, वरना फिर मेरे हिसाब से मैं टॉपिक तैयार करके आपको देता हूँ। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास आप कमेंट करके बता दीजिएगा, और क्लास जैसे ही कंप्लीट होती है तब जो है आप कमेंट किया करो आपकी, क्योंकि ये जो लाइव वाली कमेंट है ये जो है लाइव कंप्लीट होने के बाद में दिखाई नहीं देती है। तो कम लाइव जो है कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आप कमेंट किया करो, ताकि आपकी बात जो है हमें भी सुनने को मिले। अगर कोई डाउट है तो वो भी हम देखें, ताकि अगली क्लास में जो है आपका डाउट भी क्लियर करवाया जा सके। तो ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मैं मिलता हूँ अब आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए साथियों, राम राम, जय हिंद, जय राजस्थान।